हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ वारा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हमने पहला चैप्टर कर लिया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो यानी कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है और उससे अच्छे खासे मार्क्स रहते हैं। उसको हमने पूरा खत्म किया था बिल्कुल एक एक कंसेप्ट के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड फर्स्ट वॉच द प्रीवियस 2 वीडियो देन कम फॉर दिस। इससे आपका लेवल वाइज लेवल अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट कोशिश करेंगे इसी पूरी क्लास में एक ही पार्ट में पूरे चैप्टर को खत्म करने का। ठीक है, नाउ सी बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इसके कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा सा। नेशनल इनकम होता क्या है, देखो नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। समझना क्या है, नेशनल इनकम सम है, किसका सम है, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम का सम कर देंगे विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, जो कि कमाया जाता है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फिर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में। सिंपल, नेशनल इनकम क्या है सर, सम है किसका, फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम का किसके द्वारा कमाया हुआ ये इनकम, रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री। यही 3 चीज है। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये 4 बात पे पूरा नेशनल इनकम का डेफिनेशन निर्भर करता है। ठीक है, नाउ सम टोटल, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, 4 पार्ट में इसको याद करना है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नेशनल नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। 4 पार्ट डन। नाउ अब एक एक करके समझते हैं। सर अब इसको समझने की बारी है, याद तो चलो हो गया थोड़ा बहुत, 2-3 बार पढ़ोगे। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंस इन एन अकाउंटिंग ईयर, हो गया यार। अब बात करते हैं, सर सम तो समझ में आता है, सम है फैक्टर इनकम, बट फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है, बात करते हैं। देखिए फैक्टर इनकम को हम अर्नड इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्नड इनकम। वो इनकम जो कमाया गया है। अब दुनिया में 2 तरह के इनकम होते हैं, एक जो कमाया गया है, एक जो नहीं कमाया गया है। आप जिन पैसों पे पल रहे हो वो नहीं कमाया गया। आपने कुछ कमाया है क्या, कुछ नहीं कमाया है। तो एक होता है अर्नड इनकम, कमाया हुआ पैसा, जो आपके पापा घर में लाते हैं वो कमाया हुआ पैसा है। जो आप उड़ाते हो वो ना कमाया हुआ पैसा है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को ही अर्नड इनकम बोलते हैं, जिसके अंदर देखो इनकम 4 तरीकों से कमाया जा सकता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कहीं ना कहीं आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो कहीं से, इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा, या तो आपके घर चल रहे हैं रेंट पे, तो रेंट पे घर जब चल रहे हैं तो उस घर को बनाने में तो पैसा लगाया होगा ना आपने, तो रेंट। या फिर किसी बिजनेस में हो तो प्रॉफिट, या फिर ब्याज पे पैसा चढ़ाते हो तो इंटरेस्ट। ये 4 ही सोर्स होते हैं कमाने का। कोई आदमी या तो सैलरी ड्रॉ कर सकता है, या अपना बिजनेस कर सकता है, या रेंट पे घर चढ़ा सकता है, रेंट पे चीजें दे सकता है, या फिर ब्याज पे पैसा कमा सकता है। इसके अलावा 4 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। आप सोच के देखो, कुछ और नहीं आएगा। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, 4 होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर इनकम। तो यानी डेफिनेशन में बोला था, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, इन चारों का सम। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर इनकम मींस सम ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है ना। अब जब फैक्टर इनकम की बात की है तो नॉन फैक्टर इनकम भी देख लेते हैं। नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉन फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम मींस ट्रांसफर इनकम। ओके, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट द इनकम विच इज नॉट अर्न्ड। बेसिकली ये पैसा कमाया नहीं गया है, ये पैसा या तो गिफ्ट के नाम पे आया, डोनेशन के नाम पे आया है, या फिर बेगिंग के नाम पे आया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पे इनकम। नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये तीनों एक ही बात है। क्या क्या,
नॉन फैक्टर इनकम, अनअर्न्ड इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। क्या है, जहां पे आपने कमाया नहीं है पैसा। वो पैसा या तो आपको गिफ्ट के नाम पे आया है, डोनेशन के नाम पे आया है, चैरिटी के नाम पे आया है। ये सारे क्या हैं, ये सब कमाए हुए नहीं है, आपने मांगा है किसी से। ठीक है, जबकि एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, महीने भर आदमी काम करता है तो सैलरी मिलता है। रेंट, क्योंकि मैंने घर बनाया है तो रेंट मिलता है। प्रॉफिट, बिजनेस में पैसा दिमाग लगाया है, पैसा लगाया है तो प्रॉफिट मिलता है। इंटरेस्ट, पैसा को बैंक में डाला है या फिर ब्याज पे चढ़ाया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसा जो मैंने कमाया था। ठीक है, लेकिन चैरिटी मांगने में कौन सा, इसमें कौन सा कमाना है, ये तो मिल रहा है ना बस। ठीक है ना, ये था फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम। आगे बात करते हैं हम, इससे पहले बात करते हैं इस पे, रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस पे। देखो मैंने आपको क्लियर किया, फैक्टर इनकम क्लियर किया, अब हम कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस क्या होता है। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, एक होता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस को भी अगर शॉर्ट में लिखोगे तो एनआरआई ही लिखा जाता है और नॉन रेसिडेंस को भी एनआरआई ही लिखा जाता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, एनआरआई हमेशा नॉन रेसिडेंस को बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंस को नहीं बोलते। नॉर्मल रेसिडेंस को नॉर्मल रेसिडेंस ही बोलते हैं। कहीं भी पूछा है एनआरआई तो उसका मतलब वो नॉन रेसिडेंस की बात कर रहा है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ओके ना, दो तरह के लोग हैं, नॉर्मल रेसिडेंस जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंस है, जो नॉन रेसिडेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो नॉर्मल रेसिडेंस हम जैसे लोग, नॉन रेसिडेंस जो यहाँ के इंडिया के नहीं है, बाहर के लोग हैं, वो नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। जो इंडिया में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो क्या है, एनआरआई है, एनआरआई नॉन रेसिडेंस। ठीक है, अब किसमें क्लॉज क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बस 5 मिनट लूंगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, ध्यान रखना। कोई भी फॉरेनर सिटीजन, कोई भी फॉरेनर इंडिया में अगर 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, कोई भी फॉरेनर इंडिया में अगर 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, वो मेडिकल स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आना चाहिए। मतलब फॉरेनर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है लेकिन वो मेडिकल और स्टडी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई अंग्रेज अगर हमारे देश में आके 1 साल, क्योंकि 1 साल तक का सरकार डायरेक्ट वीजा नहीं देती है, आपको 1 साल में एक बार ही जाना पड़ता है, 1 साल कंटिन्यू में कभी भी सरकार रहने नहीं देती है। लेकिन अगर आप 1 साल से रह रहे हो और आप स्टडी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए हो, तो आप नॉर्मल रेसिडेंस की तरह ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, वही अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा नॉर्मल रेसिडेंस, 1 साल से कम नॉन रेसिडेंस। अगर 1 साल से कम रह रहा है तो वो नॉन रेसिडेंस है। याद हो गया, सिंपल पॉइंट है। 1 साल से ज्यादा कोई फॉरेनर रह रहा है तो रेसिडेंस है, 1 साल से कम रह रहा है तो नॉन रेसिडेंस है। लेकिन जो रह रहा है वो मेडिकल और स्टडी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो एम्बेसडर होता है वो इंडिया में तो नहीं बैठेगा ना। इंडिया का एम्बेसडर कौन सा होता है, एम्बेसडर वो होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर की कंट्रीज में। तो अब इंडिया का एम्बेसडर इंडिया में क्या करेंगे, ठीक है, इंडिया के बाहर ही रहेंगे। तो इंडिया का एम्बेसडर देश के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहे, पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया का एम्बेसडर हमेशा इंडिया का ही पीपल रहता है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया का एम्बेसडर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं भी रहे वो हमेशा क्या रहेगा, रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ओके, वो क्या रहेगा, रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्बेसडर इन इंडिया। अच्छा, इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर है वो, तो सर इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर है वो इंडिया के तो होंगे नहीं, वो किसी बाहर कंट्री के होंगे, वो वहां के हमेशा रहेंगे। देखना, एम्बेसडर ऐसा आदमी होता है ना, जिस कंट्री का एम्बेसडर है वो कभी भी किसी और कंट्री का हो ही नहीं सकता है। जो इंडिया का एम्बेसडर है वो किसी भी जगह रहे, कितने भी साल के लिए रहे, वो इंडिया का ही पीपल रहेगा। जो जर्मनी का एम्बेसडर है वो या इंडिया में आके 5 साल भी रह ले तब भी वो जर्मनी का ही रहेगा। ठीक है, एम्बेसडर इन इंडिया, देखो एम्बेसडर इन इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का एम्बेसडर आके इंडिया में रह ले लेकिन वो रहेगा अपने ही देश का। ठीक है, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। देखो
फर्क सिर्फ इतना है फॉर और इन का। इंडिया का एम्बेसडर रेसिडेंस रहेगा, इंडिया में एम्बेसडर बाहर ही रहेगा, नॉन रेसिडेंस रहेगा। ठीक है ना, अगला चलते हैं, 2 पॉइंट कर लिया हमने, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं ना। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ इन इंडिया। देखो लोकल पीपल यानी हम इंडियंस जाके IMF में काम करते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अगर काम करते हैं, थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर हम इंडियंस वर्क कर रहे हैं IMF जो कि इंडिया में है, तो हम इंडियन ही रहेंगे। तो सर ये तो बात वही हो गई ना, इंडिया में कोई कंपनी है, इंडियन काम कर रहे हैं, तो इंडिया ही नहीं रहेंगे ना। नहीं, IMF एक इंटरनेशनल फर्म है जिसके ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैं, और IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स काफ़ी अपार्ट होते हैं, इसी के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, IMF में अगर इंडियन काम कर रहा है जो कि इंडिया में है, ध्यान रखना IMF में इंडियन वर्क कर रहे हैं जो कि IMF सिचुएटेड कहाँ है, इंडिया में ही होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएंगे। ठीक है, मैं रेसिडेंस ऑफ इंडिया ROI से लिख रहा हूं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं IMF में फॉरेनर काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में है, इंडिया में IMF में फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो वो क्या रहेंगे, NRI रहेंगे। ध्यान रखना दोनों ही केस में IMF कहाँ है, इंडिया में है, और कौन सा है, IMF। अगर इंडियन काम करेगा तो इंडियन रहेगा, अगर फॉरेनर काम करेगा तो फॉरेनर रहेगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट सर। इंडिया में IMF है, उसमें इंडियन काम कर रहा है तो इंडियन है, इंडिया में IMF है, अगर फॉरेनर काम कर रहा है तो फॉरेनर है। ठीक है, तो लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया इज इंडियन। जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ IMF, बेसिकली जर्मन वर्क कर रहे हैं, जर्मन पीपल यानी फॉरेनर पीपल वर्किंग इन IMF इन इंडिया, तो वो नॉन रेसिडेंस रहेंगे। सिमिलर गोज विथ वर्ल्ड बैंक। अब आप यहां पे इसको चेंज कर दो, वर्ल्ड बैंक लिख लो। तो सर वर्ल्ड बैंक में अगर इंडियन काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडियन रहेंगे। वर्ल्ड बैंक में देखो, वर्ल्ड बैंक में फॉरेनर काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में है, तो वो फॉरेनर रहेंगे। समझ में आ रहा है, वर्ल्ड बैंक अगर इंडिया में इंडियन काम कर रहे हैं और इंडिया में ही है वर्ल्ड बैंक, तो ROI यानी कि रेसिडेंस ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक में ही फॉरेनर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, इंडिया में। मान लो दिल्ली में वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वहां पे इंडियन वर्कर काम करे तो इंडियन, वही वर्ल्ड बैंक में अगर फॉरेनर काम कर रहे हैं तो फॉरेनर। ठीक है, सिंपल ना। इंडियन, अब देखो मैं एक इंडियन, ये पॉइंट ध्यान समझना है, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब जैसे मैं इंडियन हूं, मैं जर्मन एम्बेसी में वर्क कर रहा था कुछ टाइम पहले, ठीक है, हो गया काफी टाइम हो गया, तो क्या है, अगर मैं इंडियन एम्बेसी यानी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा हूं, जैसे मैं इंडियन था, मैं जर्मन एम्बेसी में वर्क कर रहा था, तो क्या मैं फॉरेनर हो गया? नहीं सर, आप इंडियन हो, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हो, तो इंडियन ही रहोगे ना। ऑब्वियस ही चीज है कि इंडियन हूं, इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी है, उसमें काम कर रहा हूं, तो इंडियन ही रहूंगा। अब इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसी खुला वो अपने लोग थोड़ू लेके आएंगे, वो हमारे ही लोगों को लेंगे ना। ठीक है, तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा और जापान। हमारा इंडिया का एम्बेसी कनाडा और जापान में होगा और किसी भी कंट्री में होगा, वहां पे जो कैनेडियन या जापानीज काम कर रहे होंगे वो फॉरेनर ही रहेंगे। सिंपल सा बात ये बोला गया कि देखो ये एक एम्बेसी है जो कि इंडिया में है। अब इंडिया में इंडिया की एम्बेसी तो होगा ही नहीं, जर्मनी की एम्बेसी है। ठीक है, और जर्मनी में इंडिया की एम्बेसी होगी, तो इंडिया में जो जर्मनी की एम्बेसी है यहाँ पे इंडियन ही काम करेंगे, तो वो इंडियन ही रहेंगे। जर्मनी में जो इंडिया का एम्बेसी है वहां जर्मन काम करेंगे और वो जर्मन ही रहेंगे। ठीक है, इंडियन जर्मन में कंफ्यूज मत होना ज्यादा। ठीक है, सिंपल है, फॉरेन एम्बेसी में जो इंडियन काम कर रहे हैं जो इंडिया में है, ठीक है, इन तीनों ही केस में देखना कि उसका लोकेशन हमेशा इंडियन, चाहे IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, फॉरेन एम्बेसी का, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों में इंडिया होना चाहिए। अब इंडियन एम्बेसी तो कनाडा और जापान में होगा ना,
ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट पढ़ा, क्या क्या, एक क्विक रिकैप लेते हैं। पहला, अगर आप कोई भी फॉरेनर इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, नॉट फॉर स्टडी और मेडिकल पर्पस, तो वो इंडियन है, रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। अगर 1 साल से कम रह रहा है तो नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर फॉर इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन रहेगा। एम्बेसडर इन इंडिया, इंडिया के अंदर एम्बेसडर जो है इन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमेशा बाहर का ही रहेगा, ठीक है। लोकल पीपल, अगर लोकल पीपल आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं जो कि इंडिया में है तो इंडियन रहेंगे। लोकल पीपल जो कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं जो कि नॉट लोकल पीपल, लोकल पीपल अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में है तो वो इंडियन रहेंगे। फॉरेनर काम कर रहे हैं किसमें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, जो कि इंडिया में है, तो वो फॉरेनर रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, सिर्फ इतना ही, दोनों ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इंडिया में है, ठीक है। बस एक में इंडियन काम कर रहे हैं तो इंडियन हो गए, एक में फॉरेनर काम कर रहे हैं तो फॉरेनर हो गए, सिंपल ना। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, अगर इंडियन काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी में इंडिया में, तो इंडियन अगर इंडियन तो फॉरेन एम्बेसी में ही काम करेंगे ना, इंडिया में इंडिया की एम्बेसी तो होगी नहीं। जर्मनी की है, कनाडा की है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में जर्मनी, कनाडा, हर कंट्री की एम्बेसी है। अब वहाँ अगर मैं काम करने लगूँ तो फॉरेनर तो हो नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब वहाँ पे जहाँ अब मान लेते हैं जर्मनी में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे जर्मन काम कर रहा है तो वो इंडियन तो नहीं हो जाएगा ना, वो जर्मन ही रहेगा, ठीक है। चलो, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब देखो, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम हो गया, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, यही तो है नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। अच्छा, 2 तरह की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। समझना, डोमेस्टिक इनकम क्या है, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डोंट जज मी, मैं इससे अच्छा नहीं बना सकता। ओह शिट, ठीक है। लेट्स सपोज ये इंडिया है, ओके, यू हैव टू, ठीक है, ये इंडिया है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि हर वो इनकम, डोमेस्टिक इनकम हर वो इनकम है, फैक्टर इनकम है, जो कि इस टेरिटरी के अंदर कमाया गया। रुको, पेन चेंज कर लेता हूं। वो इनकम जो इस टेरिटरी के अंदर कमाया गया है, इस बाउंड्री के बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे उसको रेसिडेंस कमाए या नॉन रेसिडेंस कमाए, ओके। समझना, वो सारी फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो टेरिटरी के अंदर पैसा बनाया गया है। नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल और नॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल इनकम में याद होगा आपको, नॉर्मल रेसिडेंस चाहिए, लेकिन यहां पे कोई भी जनरेट करे, बस बाउंड्री के अंदर है, चाइनीज जनरेट करे, जापानीज जनरेट करे, स्पेनिश जनरेट करे, जर्मन जनरेट करे, बस अगर इस बाउंड्री के अंदर जो भी पैसा जनरेट किया जा रहा है उसको हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब देखो, ये था डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मत बोलना क्योंकि नॉन फैक्टर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, ध्यान रखना। 1 मार्कर में पूछ सकता है कि कौन सा इनकम नेशनल इनकम में आता है, फैक्टर, नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर कमाया ही नहीं गया है तो नेशनल इनकम में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नो मैटर हु जनरेटेड, कौन जनरेट करता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, इंडियन हो नॉन रेसिडेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जबकि नेशनल इनकम क्या बोलता है, अभी हमने किया, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ पीपल, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंस होना चाहिए, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ये फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में जनरेट किया, जैसे इंडिया में जनरेट किया, मान लो ये चाइना है, चाइना में जनरेट किया, जर्मनी में जनरेट किया, ठीक है। अब
यहां फर्क नहीं पड़ता, आप चाइना में इंडियन जनरेट कर रहे हैं या जर्मनी में जनरेट कर रहे हैं, बस इंडियन है तो आपकी इनकम यहां आएगी। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि आपका सारा इनकम जो कि कमाया जाता है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री। अब यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की बात नहीं है, आप बाहर भी कमाओ, अगर आप इंडिया के रेसिडेंस हो तो आपका इनकम इंडिया में काउंट होगा। मैं चाहे जापान में जाके पैसा कमाऊं या चाइना में कमाऊं या फिर जर्मनी में कमाऊं, अगर मैं इंडिया का रेसिडेंस हूं तो मेरा पैसा इंडिया में आएगा। सो नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ये दो लाइन जो है, नो मैटर हु जनरेटेड एंड वेयर इट इज जनरेटेड, ये 1 मार्क्स में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। विच इनकम इज एक्सप्लेन्ड एज नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, तो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को फर्क नहीं पड़ता कहां जनरेट हो रहा है, इंडिया में हो बाहर हो, बस रेसिडेंस है तो उसका ले आओ पैसा। ठीक है, जैसे हमारे अक्षय कुमार साहब, पहले उनके पास कनाडा का था, अब इंडियन है, इंडिया का उनके पास क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजनशिप है अब उनके पास। तो अभी क्या है, उन्होंने कनाडा में जाके कोई मूवी कर लिया, लेकिन उनकी इनकम आएगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंस हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम जो टेरिटरी के अंदर है। ठीक है, चलो होपफुली इतना समझ में आया हो। अब मेरे पास एक कंसेप्ट का फॉर्मूला है, इसके आगे सिर्फ फॉर्मूले हैं, समझते हैं। GDP-MP से, मैं बेसिक से बिल्कुल ले रहा हूं, GDP-MP से NNP@FC पे जाना है। अब ध्यान देना, कोई भी फॉर्मूला GDP-MP से शुरू होता है और NNP@FC पे जाना होता है। अगर मैं बिल्कुल स्क्रैच से बात करूं तो GDP-MP से शुरू होता है NNP@FC पे। इसी में 12 फॉर्मूले टिके हुए हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर आपको याद होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस में ओल्ड प्लस न्यू होता है, याद है, ओल्ड प्लस न्यू होता है। ठीक है, और नेट में सिर्फ न्यू होता है, लास्ट ही वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो तो ऐसा मान लेते हैं ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मीन्स समथिंग गंदा चावल, आई एक्सप्लेन लाइक दिस, सॉरी। ग्रॉस मीन्स गंदा चावल, जी से ग्रॉस, जी से गंदा। अब गंदे चावल यानी कंकड़ वाले चावल हैं, उसमें से नेट अच्छे चावल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर एक कंकड़ वाला चावल है, उससे साफ चावल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंकड़ को निकालना होगा, तभी तो साफ चावल बनेगा। तो किसी चीज को निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना, ग्रॉस मीन्स गंदा राइस, नेट मीन्स अच्छा राइस। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो कंकड़ को निकालना होगा, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह का कंकड़ है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ठीक है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, डोमेस्टिक छोटी चीज होती है, नेशनल बड़ा चीज होता है। छोटे चीज से बड़े चीज पे जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस NFIA, प्लस NFIA। ठीक है, देखो G को हमने N में चेंज कर दिया, D को हमने N में चेंज कर दिया, P और P तो सर दोनों में ही सेम था, चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है। MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। फिर से पेन चेंज करते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट को, लाइट पेन लेता हूं मैं। चलो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है देखना, MP वो प्राइस होता है जिसपे मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है जिसपे प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने फैक्ट्री में सामान बनाया 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का मैंने एक कॉपी बनाया या बुक बनाया, अब मैं मार्केट में इसको बेचने जाऊंगा तो 100 में तो नहीं बेचूंगा ना, मान लो इसमें प्रॉफिट सब लगा हुआ है। लेकिन जब मैं 100 रुपए का बुक बना के प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो बीच में कौन आ जाएंगे? हमारे मोदी साहब। जैसे ही मैं बेचने जाऊंगा मोदी साहब आ जाएंगे, वो बोलेंगे बेटा क्या कर रहे हो? मैंने बोला बुक बेचने जा रहा हूं। कितने की बुक है? 100 रुपए की। तो मेरा टैक्स कौन भरेगा भाई साहब? तो अपना टैक्स लगा के इस बुक को मान लेते हैं 120 रुपए का कर दिया। समझना, फैक्ट्री कॉस्ट हमेशा कम होता है, मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, क्या हो गया? ये फैक्ट्री कॉस्ट 100 रुपए था, यानी 100 रुपए में कोई बुक मैंने बनाया, उसको जब बेचने गया तो मोदी साहब हमारे बीच में आ गए, वो हमारी ट्रक को पकड़ लिया। मोदी जी ने हमारे ट्रक को पकड़ लिया और बोला बेटा क्या करने जा रहे हो? तो हमने बोला बुक बेचने जा रहे हैं।
बुक बेचने जा रहे हो तो मेरा टैक्स कौन निकालेगा, जीएसटी कौन भरेगा, मतलब हम भरेंगे। तो एक काम करो 20 रुपये जीएसटी दे दो मुझे बुक पे। मैंने ठीक है, तो अब मैं 100 का बुक बेच रहा था, मैं 120 का बेचूंगा, आप ही लोग से कलेक्ट करूंगा ना जीएसटी। ठीक है ना। दूसरा केस क्या बन सकता है कि फिर से हमने क्या किया, बुक बेचने निकले, मोदी साहब फिर से आगे कूद के हमारे पास, उन्होंने पूछा क्या करने जा रहे हो, मैंने बोला बुक बेचने जा रहा हूँ। कहाँ बेचने जा रहे हो, मैंने बोला एक रूरल एरिया है जहाँ पे अनपढ़ लोग हैं वहाँ बेचने जा रहा हूँ। तो बोले काम करो यार, मेरे देशवासी हैं, मैंने उनके बहुत पैसे खाए हैं, तो लेट सपोज 100 रुपये की बुक वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे 100 रुपये का बुक लेके पढ़ेंगे नहीं। तो एक काम करो, जितना ही बुक बिकेगा ना उसमें मैं सब्सिडी दूंगा 20 रुपये। ठीक है, सब्सिडी। अब 100 रुपये की बुक है, सरकार ने बोला 20 रुपये मैं भरूंगा, तो मैं कितने में बेचूंगा, 80 में ही तो बेचूंगा इसको। ठीक है, अब टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमेशा सरकार का टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है और सब्सिडी कम होता है। ऑब्वियसली बात है ना सर, टैक्स सरकार ज्यादा बटोरेगी, सब्सिडी थोड़ा सा बांटेगी, तभी पॉसिबल है। ज्यादा बांट देगी और टैक्स कम लेगी तो उधार में नहीं चली जाएगी। तो बेसिकली देखो, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो हमें मोदी साहब को गिराना पड़ेगा, ध्यान से, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी साहब को गिराना पड़ेगा, तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। अब बस इसी को उल्टा करते चलना है। अगर मैं नेट से ग्रॉस पूछूं, साफ से गंदे चावल पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाऊं, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा होता है, तो माइनस एनएफआईए। ठीक है, फैक्ट्री से मार्केट जा रहा हूं तो मोदी साहब कूद के हमारे ट्रक पे चढ़ जाएंगे, फैक्ट्री से निकले बेचने के लिए, मोदी साहब बीच में आ गए, तो बेचारे आएंगे तो अपने साथ टैक्स भी लेके आएंगे, एनआईटी ऐड कर दिया। ठीक है, तो सिंपल, बस इसी कंसेप्ट पे आपका सारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूं। अच्छा चलो इधर भी समझाऊंगा, पहले इस पे बना देता हूं, या फिर रुको मैं इसी में क्लीन कर लेता हूं इसको। अब अगर आपसे पूछ दे कुछ भी, लेट्स सपोज आपसे बोलता है जीडीपी एफसी से आपको जाना है लेट्स सपोज एनडीपी एट एफसी पे, तो आपने देखा डीपी सेम है सर, एफसी सेम है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस मीन्स गंदा चावल, नेट चावल साफ चावल मतलब कंकड़ निकालना पड़ेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन किए और हम आ गए। ठीक है, कुछ भी उठा लो आप उठा लो जीएनपी एट एमपी से आपको जाना है जीडीपी एट एफसी पे लेट्स सपोज, तो सर जी तो जी सेम है, यहां डोमेस्टिक था, यहां इक्वल टू की तरफ, यहां नेशनल था इक्वल टू की तरफ डोमेस्टिक है, नेशनल मींस नेशनल, डोमेस्टिक मींस छोटा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो छोटे पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एनएफआईए। ओके, एमपी मार्केट प्राइस से फैक्ट्री की तरफ जाना है, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी साहब को गिराना पड़ेगा ना, भाई साहब हम वापस फैक्ट्री जा रहे हैं, निकलो यहां से, तो मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी मतलब क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, अगर अलग अलग देगा तो आप देख रहे हो किसी से भी कहीं भी जा सकते हो, आपको बस वे पता होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। किसी भी इस टोटल स्टोरी से अगर आप इसको हटा दो, इस टोटल स्टोरी से आपके 12 फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक है, सिर्फ ग्रॉस से नेट जाना आना चाहिए, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी, इसी जाने में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, तो स्टोरी बना लो, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। देखो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी समझना। ठीक है, जब भी मोदी साहब या कोई भी हमारे पॉलिटिशियन, अगर आप फैन हो किसी का तो आप बिल्कुल ऑफेंड मत होना, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। देखो जीडीपी का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी,
यानी कितना प्राइस था, क्वांटिटी था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जीडीपी निकल जाता है। रियल जीडीपी में भी जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, बट प्राइस के ऊपर बार होता है, ठीक है, प्राइस के ऊपर बार होता है, ठीक है। अब ये बार क्या है, ये स्टार क्या है, समझते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी वो होता है ना जो बहुत बढ़ चढ़ के आता है। रियल जीडीपी रियल जीडीपी होता है, असल वाला जीडीपी होता है। अब जैसे मान लेते हैं 2010 में और 2023 में 23 ले लेते हैं, ठीक है, या चलो 24 ले लेते हैं, नया साल आने वाला है। अब 2000 यहां पे ले लेते हैं प्राइस, यहां पे ले लेते हैं क्वांटिटी। हम सिर्फ एक आइटम ले रहे हैं, राइस, ठीक है। हमारे पूरे मान लेते हैं इंडिया में सिर्फ राइस पैदा होता है। अब राइस का प्राइस था 20 रुपए और हम प्रोड्यूस करते थे 500 केजी राइस। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके 2010 में जो हमारा जीडीपी हो रहा था वो 5 2 10 यानी कि 10,000 हो रहा था, ठीक है, 10,000 हो रहा था। अब ना 2024 में क्या हुआ, हमारा क्वांटिटी अभी भी 500 है, मान लेते हैं 500 या 500 से ज्यादा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई, प्राइस का राइस हो गया है, मान लेते हैं राइस का प्राइस हो गया है, प्राइस का राइस नहीं हो गया है, राइस का प्राइस हो गया 40। तो अब प्राइस के इंक्रीज होने से हमारा 5 और 20 हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट कितने से बढ़ गया, डबल से बढ़ गया। लेकिन क्या सच में क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ था? नहीं सर, क्वांटिटी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था ना, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ। तो नॉमिनल जीडीपी तब भी इंक्रीज कर सकता है जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ हो। जबकि रियल जीडीपी क्या होता है देखो 2010 और 2024 फिर से लेते हैं प्राइस क्वांटिटी। प्राइस था 20 रुपए, क्वांटिटी था 500। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो रियल जीडीपी का मतलब कांस्टेंट जीडीपी भी होता है, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी। अब ये प्राइस के ऊपर का बार मतलब ये है कि जिस साल से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ना, उसी का प्राइस लगेगा। अगले साल अगर 600 क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जैसे यहां पे, ठीक है, यहां जीडीपी तभी बढ़ सकता है जब क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्राइस तो सेम है ना सर। यहां पे क्या है कि क्वांटिटी इंक्रीज करे या प्राइस इंक्रीज करे, सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से भी जीडीपी बढ़ सकता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों के इंक्रीज होने से। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल है ना, पेट्रोल कंज्यूम होता है। आज हमारा पेट्रोल अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। आप जानते हो पहले पेट्रोल पे सरकार को बचता था, लेट सपोज मान लेते हैं पहले भी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि 500 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता था, मान लो 500 लीटर, ठीक है। अब पहले था 50 रुपए लीटर, ठीक है, तो 5 5 25 यानी कि 25,000 जीडीपी जनरेट हो जाता था। आज प्राइस, सरकार बोलती है हमने जीडीपी बढ़ा दिया, हमने जीडीपी बढ़ा दिया। असल में उन्होंने जीडीपी नहीं बढ़ाया, आज भी 500 लीटर ही तेल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन प्राइस 100 रुपए हो गया है, तो 50,000 जीडीपी आ रहा है। यह है नॉमिनल जीडीपी, जहां क्वांटिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस में इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है। देखो जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट मतलब होता है रियल जीडीपी। देखते हैं, देखो यहां से देखो, फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है नहीं, सेकंड पॉइंट से देखो, मतलब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप भी निकल जाना कि यार सर ने बोला अच्छा नहीं है निकल जाओ, पढ़ लेना। इट कैन इंक्रीज इफ द, नॉमिनल की बात कर रहे हैं, इफ द प्राइस लेवल राइज इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस बढ़ने से भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है। जबकि रियल जीडीपी इट इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज। ये तभी बढ़ेगा रियल जीडीपी जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा। बताया था ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी में पी पे बार होता है रियल में, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने से ही बढ़ सकता है, प्राइस में चेंज नहीं होता है। इसी को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी अच्छा मेजर नहीं है। आप देख रहे हो जीडीपी बढ़ जा रहा है, हर साल बोल रहे सरकार हमने जीडीपी बढ़ाया,
बट असल में क्या गुड्स एंड सर्विस बढ़े हैं क्या? नहीं सर, आपने प्राइस बढ़ा बढ़ा के जीडीपी बढ़ा दिया। समझ रहे हो? प्राइस बढ़ा बढ़ा के जीडीपी बढ़ा दिया है, बट असल में जीडीपी नहीं बढ़ा है। रियल जीडीपी क्या है? एक अच्छा मेजर है। अगर मोदी साहब को बोलना है कि अगर आपने जीडीपी का कंपैरिजन करना है तो 2014 जब सरकार आई थी तब से करके दिखाओ, तो आप देखोगे जितना सामान वहां बन रहा था उतना ही सामान अभी भी बन रहा है, लेकिन क्या है, महंगाई बढ़ा दिया तो जीडीपी बढ़ गया। और हमेशा सरकार नॉमिनल जीडीपी की ही बात करती है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एनआरआई कंसेप्ट। ये कंप्लीटली मेरा कंसेप्ट है, समझना। एनआरआई ये आपके 2 मार्क्स बचाएगा। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। ये एक फॉर्मूला है, इसको कहीं से भी तोड़ सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया रियल जीडीपी है 500, ठीक है, प्राइस इंडेक्स है मान लेते हैं 110, ठीक है, और 100, तो आपसे पूछेगा नॉमिनल कितना है, नॉमिनल जीडीपी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको कट कर सकते हो, तो 550 आपका नॉमिनल जीडीपी आ गया। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जहां आपको रियल नॉमिनल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि निकाल के दिखाओ, तो आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, नॉमिनल, ध्यान रखना क्या था फॉर्मूला फिर से, नॉमिनल, एन आर आई कंसेप्ट। एनआरआई कंसेप्ट क्या है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आपको रियल देगा तो आप अगर आपसे रियल पूछा जाएगा तो नॉमिनल की जगह पे लिख देना जो भी होगा। लेट्स सपोज 5000 है, ठीक है, रियल नहीं पता है तो रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स सर मान लेते हैं 110 है और 100 है। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ऐसे कट जाएगा, ऐसे इसको 550 होना चाहिए था। ठीक है, वो नंबर वैसे ही मिलेगा आपको। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ये ऊपर नीचे चला जाएगा, तो 550 अपॉन में 110 इंटू 100 इज इक्वल टू रियल जीडीपी। 5 बारी में यानी रियल जीडीपी 500 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, मैंने लास्ट 5 साल के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, बस ये कंसेप्ट को समझना जरूरी था। 5 साल के क्वेश्चन करवा रखे हैं तो इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जीडीपी एंड वेलफेयर। प्लीज बोर मत होना, जीडीपी एंड वेलफेयर लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, जीडीपी जब बनाया गया था तो जीडीपी को बनाया गया था वेलफेयर मोटिव से, कि वेलफेयर करेंगे हम। ठीक है, अब जीडीपी को वेलफेयर के मोटिव से बनाया गया था, बट जीडीपी के भी लिमिटेशन थे। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के अपने लिमिटेशंस थे। क्या था? पहला, जीडीपी कहां फेल हुआ? जीडीपी क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। या फिर एक काम करते हैं, आज के लिए शायद ये ज्यादा हो गया, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका मैं छोटा सा पार्ट बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका कंप्लीट पुराना सेकंड चैप्टर। ठीक है, आप इसमें जितना भी चीज हमने किया है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, जरूर कर लेना। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को कॉपी में जरूर लिखना, उसके साथ ये एग्जाम्पल जरूर लिखना, एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं। फॉर्मूला कंसेप्ट देख लेना आप, देन रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस, डोमेस्टिक नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, ये सारी चीजें आप जरूर देख लेना। तभी हम अगले चैप्टर से नेशनल इनकम के क्वेश्चन को सीधे ब्रेक कर पाएंगे। नेशनल इनकम के क्वेश्चन को अगर अच्छे से करना है तो ये चैप्टर और इसके लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।